हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 481 साइट पर चेहरे में बिग थप्पड़। 4 मैं यूनियन प्राप्त करूंगा पक्ष में लड़कियों में से एक शायद नियांग को खुद को मूर्ख बनाने के लिए इंतजार कर सकता था। सभी के सामने नियांग के झूठ को उजागर करना निश्चित रूप से उसे बेहद शर्मिंदा कर देगा। चू यूनियन को जल्दी से बुलाया गया। जैसे ही वह अपनी दिशा में चली गई, उसके सहपाठियों को देखने पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। सूर्य यूलन के चेहरे पर विजी नजर अधिक स्पष्ट हो गई। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि चू यून निश्चित रूप से नियांग को नहीं जानता। नियांग देखते हुए अन्य लोगों को भी अपमानजनक अभिव्यक्तियां पहनी थी। इतनी निविदा उम्र में बुरी आदतों को क्यों जाने? झूठ बोलने का सहारा लेना वह बहुत व्यर्थ है। जबकि वह सिटी नंबर 3 मिडिल स्कूल में छात्र नहीं है, लेकिन वह अपनी स्थानांतरण छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के बारे में दावा करती है। बस फिर चू यून, जिनकी पहली बार में एक सादा अभिव्यक्ति थी, अचानक जलाया और जल्दी से नियांग पर चला गया। आश्चर्य की बात है, नियांग, यह वास्तव में आप है। मुझे लगा कि मैंने अभी गलत देखा है। चू यूनियन में गंभीर मायोपिया है, इसलिए उसने शुरुआत में नियांग को नोटिस नहीं किया, इसलिए उसकी उदासीनता। नियांग मुस्कुराया और चिल्लाया। अब सूर्य यूलान का चेहरा संतुलन में लटका हुआ है। यूनिन, क्या आप यांग को जानते हैं? चू यूनियन ने कहा। नियांग हमारे स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह अंतरण छात्र परीक्षा में पहले स्थान पर है। सिर्फ मुझे नहीं, स्कूल में कोई भी नहीं जानता कि नियांग कौन है। आखिरकार नियांग पहले स्थान पर था और वह सुंदर थी। हर किसी के लिए उसके बारे में भूलना मुश्किल था। पहले स्थान पर रहा। सूर्य यूलन का चेहरा बदल गया। उसे पता नहीं था कि नियांग इतना उत्कृष्ट होगा। अब अपमानित होने के बजाय वह खुद अपमानित हो गई है। आसपास के अन्य लोगों के चेहरे भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वे मूल रूप से एक मजाक देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बार बार लाल सामने छोड़ दिया गया था। इस समय सफेद बाल के साथ एक बुजुर्ग महिला ने नियांग को मान्यता दी। युवा महिला, क्या आप उस लड़की नहीं थे जिन्होंने पिछले जन्मदिन के दावत में दीर्घायु चित्र को उपहार दिया था? पिछली बार नियांग ने दीर्घायु चित्र को हर किसी पर गहराई से छाप छोड़ा था। बाद में कुछ लोगों को अनौपचारिक रूप से भी दीर्घायु चित्र खरीदने के लिए एक सुंदर राशि की पेशकश की गई, लेकिन उन्हें श्रीमती मो, बूढ़ी औरतों द्वारा मना कर दिया गया। हाँ, जिसने दीर्घायु चित्र प्रस्तुत किया वह यांग था। उसकी उम्र को कम मत समझो, वह बहुत जानता है। जियाओडी की बीमारी भी उसके द्वारा ठीक हो गई थी। ओल्ड लेडी मो ने नियांग को बढ़ाने का अवसर लिया। क्या अच्छी बेटियां नहीं हैं? नियांग बाथरूम के रास्ते पर ली जियानक्सियन में भाग गया। सटीक होने के लिए ली जियानक्सियन ने जानबूझकर उसे बाहर कर दिया था। नियांग, ली जियानक्सियन ने नियांग को देखा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। क्या बात है? नियांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी उठीं। नियांग, ली जियानक्सियन गर्व से उसके पेट को फेंक दिया। मैं गर्भवती हूं। नियांग का स्वर तटस्थ था। मुझे पता है। यह मो बैचुया का बच्चा है, ली जियानक्सियन ने कहा, खुद के साथ बेहद खुश दिख रहा है। हाँ, ली जियानक्सियन यहां अपनी संप्रभुता का दावा करने के लिए था। शुरू से खत्म होने से उसने कभी झेंग जियांजिंग को खतरे के रूप में नहीं माना था। उसका असली दुश्मन नियांग था। आखिरकार पिछले जीवन से उदाहरण था। यही कारण है कि वह उसे गार्ड नहीं दे सका। वह किसी को भी मो बाचुआन को छीनने नहीं दे सका। यह क्या है कि आप कहना चाहते हैं? नियांग ने अपनी भौहें थोड़ी कमाई की। मैं पहले से ही वह सब जानता हूं। इसके अलावा मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, ली जियानक्सियन ने जारी रखा। क्या आप जानते हैं कि मो बाइचुआन वास्तव में कौन है? नियांग चुप रहा। ली जियानक्सियन महसूस करते हुए कहा, वह श्रीमोग है। और भविष्य में मैं श्रीमती मोग हो जाऊंगा। श्रीमती मोग, यह हर किसी के लिए एक ईर्ष्यापूर्ण शीर्षक था। यह मुझे कैसे चिंता करता है? नियांग इस बारे में चिंतित नहीं था कि कौन था।
दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री मोक कौन था। यह उसके साथ करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। ली जियानक्सियन ने अपने मुंह के कोनों को घुमाया। नियांग, नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि आप दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब आपके लिए बुरा महसूस करने के लिए व्यर्थ है। जब तक मैं बैचुया की तरफ से हूं, आप कभी भी उसे छीनने का मौका कभी नहीं खड़ा होगा। इस जीवन का विजेता वह है। नियांग को एक कदम पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। नियांग भी गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक मुस्कान के साथ उसे शांति से देखा। नियांग के शांत आचरण को देखते हुए ली जियानक्सियन अचानक उसके दिल में आतंक बढ़ रहा था। उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि नियांग आसानी से मो बाइचुआन को छोड़ देंगे। अब जब वह मो बाइचुआन से शादी कर रही है और भविष्य में केवल उन्हें मोक्विशन के पक्ष में रहना होगा, नियांग को चारों ओर रखते हुए हमेशा एक खतरा पैदा होगा। ऐसा लगता है कि उसे नियांग से छुटकारा पाने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। ली जियानक्सियन ने अपनी आंखों को झुका दिया। जल्द ही यह 12 बजे था और शादी सिर्फ 18 मिनट में शुरू होगी। शादी मो परिवार के पिछले बगीचे में जगह लेने के लिए तैयार की गई थी। इस समय तक हर कोई पीछे के बगीचे की ओर बढ़ रहा था। नियांग और मोक्विशन भीड़ के पीछे इत्मीनान के पीछे जल्दबाजी में नहीं थे। अध्याय 482, साइट पर चेहरे में बड़ा थप्पड़। 5 यंगयांग, तब किसी ने नियांग के कंधे को थप्पड़ मार दिया। यनरन, नियांग ने थोड़ी देर पीछे हंसते हुए, यानन, तुम यहां कब आए थे? मेरे पास आज सुबह कुछ था, इसलिए मैं बस यहां आया। अपने हाथ में खालीपन महसूस करते हुए मोक्विशन ने ली यानन में एक दुखी नजर फेंक दी। ली यानन नियांग के साथ मजाक कर रहे थे जब उसने अचानक एक ठंड महसूस की और वापस देखा। कुरकुरा, अजीब, मुझे क्यों लगता है कि किसी ने मुझे पीछे से देख रहे हैं। यह बल्कि ठंडी है। नियांग हंसे, कौन आपको देख रहा है? आपका गुप्त प्रशंसक मोक्विशन। यह वह व्यक्ति है जो उसे मौत के लिए थप्पड़ मारना चाहता है। भाई, जियोजो दूसरी तरफ से आया। तुम्हारे साथ क्या गलत है, भाई? लंबा चेहरा क्यों? यह आज तुम्हारे भतीजे का बड़ा दिन है, आपको खुश होना चाहिए। मोक्विशन स्क्विंटेड, तुम जाओ और उसे यहां से बाहर निकालो। कौन? जियोजो ने उत्सुकता से पूछा। ली यानर्न, मोकिशिन ने ठंडे तरीके से कहा। उसे क्यों भेजो? जियोजो ने भ्रम में पूछा। क्या वह खुशी से वहां यांगयांग के साथ चैटिंग नहीं कर रही है? तुम अपना रास्ता जाओ, वह उसके पास जाती है। वह आपके रास्ते में नहीं है। आप लड़की के लिए चीजें क्यों बना रहे हैं? क्या आप पहले प्यार में हैं? मोक्विशन ने जियाओजो को देखा, संदर्भ से बाहर जवाब दिया। नहीं, जियोजो ने अपना सिर हिला दिया। क्या आप एक प्रेमिका प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्विशन ने फिर से पूछा। हाँ, जियोजो ने उत्साहपूर्वक कहा। भाई, तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते कि एक प्रेमिका कैसे खोजें? मेरी आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। कोई भी लड़की करेगी। वह एक खोजने में असमर्थ रहा है। मोक्विशन ने चिल्लाया, आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए स्नातक होने के लिए बेहतर तैयार हैं। क्यों? जियोजो हार्ट ब्रोकन था। मोक्विशन ने कहा, क्योंकि आपके पास रिश्ते में होने के लिए क्या नहीं है। शादी का सभागार लाल कालीन में ढके लंबे समय तक एक लंबे गलियारे द्वारा 2 पक्षों में बांटा गया था। जैसे ही नियांग बैठ गया, मो बाइचुआन एमसी के साथ चरण भरने वाली लाइनों पर खड़े होकर उसे देखा। नियांग सबके बाद आया था। मो बैचुया सोचा था कि नियांग दिखाई नहीं देगा। वह झुका हुआ, उसकी आंखों में झिलमिलाहट का एक स्पर्श। वह पूरी तरह से नियांग को अपनी शादी को बर्बाद नहीं कर सका। नियांग को अंततः नीचे बस गया। मोक्विशन जल्दी से उसके बगल में बैठ गया। नियांग ली यानन के साथ चैट कर रहे थे, जबकि मोक्विशन अपनी नजर को कम कर रहा था। उसकी उंगलियों को एक एक करके गिनती कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था। उसकी पतली उंगलियों, नाखूनों पर कोई रंग नहीं, उनकी बेहोश गुलाबी श्वेतता के साथ प्यारी थी। वे छोटे सीशेल की पंक्तियों के रूप में नाजुक थे। 12, 18 शादी समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। एमसे के परिचय के साथ मो बाइचुआन और ली जियानक्सियन
पश्चिमी शैली की शादी की पोशाक में पहने हुए धीरे धीरे पीछे की ओर उभरा। फूल बच्चे आगे पंखुड़ियों को बिखर रहे थे। चरण के नीचे से प्रशंसा का एक दौर उड़ा दिया। नी यांग को देखने पर मंच के नीचे से कोई कदम नहीं हुआ। मो बैचुआन ने राहत की सांस ली। उसी समय उसके दिल में निराशा का एक झुकाव था। वह क्यों नहीं समझा सकता? वह स्पष्ट रूप से शादी को बाधित करने वाले नियांग के लिए तत्पर नहीं थे। फिर भी जब नियांग ने कोई कदम नहीं बनाया तो वह चिंतित हो गया। क्या नियांग कुछ बड़ा योजना बना रहा था? यही कारण है कि उसने अभी तक एक और कदम नहीं बनाया था। एमसी के परिचय और बातचीत के बाद अगला हिस्सा पुजारी की वाव थी। नियांग ने झेंग जियांजिंग पर नॉनचेयर से देखा। झेंग जियांजिंग मंच पर ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे कि गहरे विचार में। नियांग ने एक कप चाय उठाई और एक कोमल सिप लिया। बस पुजारी की आवाज हवा के माध्यम से आई। श्रीमान मो बैचुआ, गरीबी, बीमारी, कठिनाई, दर्द, धन, स्वास्थ्य, खुशी। खुशी में क्या आप मिस ली जियानक्सियन को छोड़ने और प्यार करने और उसकी आजीवन प्यार करने के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते हैं? मो बैचुआन जवाब दे सकता है। एक स्पष्ट मादा आवाज मंच के नीचे से लगी। रुको। ली जियानक्सियन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत उसके मुंह के कोनों पर जम गई और उसने मंच पर नीचे देखा। वह शादी में परेशानी के कारण नियांग के बारे में चिंतित थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति झेंग जियांजिंग था। झेंग जियांजिंग क्या करने की कोशिश कर रहा था? ली जियानक्सियन के दिल में अचानक भय की भावना बढ़ी। महोदया, क्या आपके पास कोई सवाल है? पुजारी ने झेंग जियांजिंग को देखा। झेंग जियांजिंग मुस्कुराया। मैं सिर्फ दुल्हन को प्रतिज्ञा से पहले एक व्यक्तिगत शादी का उपहार देना चाहता था। यह कहकर झेंग जियांजिंग मंच की ओर चला गया। एक उज्जवल लाल गाउन में पहने हुए वह काफी अस्थिर थी। दुल्हन से लाइट चोरी कर रही थी। क्या सिर्फ एक नियमित शादी होनी चाहिए? कोई भी उम्मीद नहीं करेगा इस तरह के एक दृश्य को मंथन करेगा। अध्याय 483। साइट पर चेहरे में बिग थप्पड़। 6। कोई भी नहीं जानता था कि झेंग जियांजिंग क्या था। पुराने श्रीमती झेंग ने झेंग लिंगलिंग को एक पीला चेहरे के साथ देखा। लिंगलिंग, जियांजिंग क्या करना चाहता है? झेंग लिंगलिंग ने कहा। माँ, चिंता मत करो। जियांजिंग एक समझदार लड़की है। वह कुछ भी अपमानजनक नहीं करेगी। पुराने श्रीमती झेंग ने जारी रखा। क्या आप माँ और बेटी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं माँ, झेंग लिंगलिंग ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। माँ, आप अतिरंजित हैं। पुरानी श्रीमती झेंग ने फेंक दिया। मंच पर जियांजिंग क्या कर रहा है? वह नहीं जानता कि मंच के नीचे से कितनी आंखें देख रही हैं। उसका हर शब्द और कदम झेंग परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मामूली गलत तरीके से लोगों को हमारे खिलाफ एक संभाल मिल जाएगी। झेंग लिंगलिंग ने कहा। बैचुआन और जियांजिंग एक साथ बड़े हो गए हैं। अब जब बैचुआन शादी कर रही है तो यह केवल सही है कि जियांजिंग एक छोटा सा उपहार तैयार करता है। क्या यह वास्तव में सिर्फ एक उपहार दे रहा है? पुराने श्रीमती झेंग ने जारी रखा। झेंग लिंगलिंग ने मुस्कुराया और कहा। माँ, आप देखेंगे। पुराने श्रीमती झेंग बहुत चिंतित थे, डरते हुए कि झेंग जियांजिंग कुछ अपमानजनक करेगी। नियांग दर्शकों में बैठे मंच देखते हुए मोक्विशेन द्वारा छीलने वाले सूरजमुखी के बीज खा रहे हैं। यांगयांग, आपको क्या लगता है झेंग जियांजिंग करना चाहता है? ली यानन ने अपने चेहरे पर जिज्ञासा के करीब आ गई। क्या आपको लगता है कि झेंग जियांजिंग एलोप करने की कोशिश कर रहा है? नियांग ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। क्या झेंग जियांजिंग ने कहा कि उसके पास एक बड़ा उपहार नहीं है? बड़ा उपहार? ली यानन ने कहा। झेंग जियांजिंग की तरह लग रहा है कि शादी में एक दृश्य बनाना चाहता है। अपने शादी के दिन दुल्हन की तुलना में अधिक चमकदार कौन ड्रेस करेगा? स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादा था। दर्शक उत्साहित हो रहे थे। लीजिया के संकेतित नजर से संकेत दिया गया पुजारी झेंग जियांजिंग में बदल गया। मिस झेंग, क्या आप अपने उपहार को निजी तौर पर वितरित कर सकते हैं ताकि शुभ समय स्थगित न किया जा सके? झेंग जियांजिंग ने जवाब दिया। मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा। देखो, उपहार आ रहा है। लाल या 6 के आसपास एक बच्चा लाल कालीन के अंत से धीरे धीरे आ रहा था। ली जियानक्सियन को देखने पर उसके कदम अचानक तेज हो जाते हैं। माँ, वह भाग गया और ली जियानक्सियन गले लगा लिया। ली जियानक्सियन के चेहरे पर रंग एक पल में काफी हद तक बदल गया।
लेकिन जल्दी से वापस सामान्य हो गया। शांत रहें, वह घबरा नहीं सकती, वह छोटी कमी लंबी मृत है। यहां कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। दर्शकों ने एक दूसरे की आंखों में भ्रम को देखकर नजर का आदान प्रदान किया। ली जियानक्सियन कम और निडर रूप से फुवा को देखकर, छोटे दोस्त, आपने मुझे किसी और के लिए गलत करना होगा। मैंने आपको किसी और के लिए गलती नहीं की। तुम मेरी माँ हो। फुवा की आंखें अचानक लाल हो गईं। माँ, क्या आप अब फुवा नहीं चाहते हैं? फुवा? जो फुवा? ऐसा लगता है कि ली जियानक्सियन को सिर से पैर की अंगुली के साथ बर्फीले पानी की एक बाल्टी के साथ डूबा हुआ था, जो उसे हड्डी में ठंडा कर दिया गया था। यह छोटा सा बेस्टर्ड अभी भी जिंदा कैसे है? एक पुनर्जन्म व्यक्ति के रूप में ली जियानक्सियन ने कभी भी खुद के लिए कोई जोखिम नहीं छोड़ा। भविष्य की अपनी याद में झो टियाम्बाओ के पैर एक चोरी के कारण टूट गए थे और शीघ्र चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के कारण वह अंततः एक संक्रमित घाव से मर गया। और झो फुवा झो टियाम्बाओ की मौत के बाद एक निशान के बिना गायब हो गया। भविष्य की यादों के मुताबिक झो टियाम्बाओ और झो फुवा 1 महीने से अधिक समय तक परेशानी में थे। तो झो फुवा अभी भी खतरनाक रूप से क्यों खड़े थे? यह झेंग जियानजिंग होना चाहिए, उसे एक बेवकूफ के साथ डराने की कोशिश कर रहा है। ली जियानक्सियन ने अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया। धीरे धीरे कहा, छोटा दोस्त, तुमने वास्तव में मुझे किसी और के लिए गलत किया है। झेंग जियानजिंग ने ली जियानक्सियन को अपनी आंखों में एक मजाकिया अभिव्यक्ति के साथ देखा। ली जियानक्सियन, ओह नहीं, कॉमरेड संडालियान, क्या आप अपने बेटे को नहीं पहचानते हैं जिन्हें आपने 10 महीने तक किया था? अध्याय 484, हरी टोपी। 1 संडालियान। इन 3 शब्दों को सुनने पर ली जियानक्सियन का चेहरा सफेद हो गया। झेंग जियानजिंग जानता था। झेंग जियानजिंग ने रहस्य के बारे में जान लिया कि उसने छिपाने के लिए सख्त कोशिश की थी। अब क्या? ली जियानक्सियन ने कभी सपना नहीं देखा था कि झेंग जियानजिंग इस बारे में जान जाएंगे। मंच के नीचे दर्शक सभी चौंक गए थे। दुल्हन वास्तव में एक बेटा था। उसका असली नाम सूर्य डालियान था। दूसरे शब्दों में, मो बैचुआन ने वास्तव में एक ऐसी महिला से विवाह किया जो पहले से ही इस्तेमाल किया गया था। यह बहुत विस्फोटक था। ली जियानक्सियन ने खुद को शांत करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह झेंग जियानजिंग और फेंकने के लिए बदल गई। बहन जियानजिंग, मुझे पता है कि आपको हमेशा बाइचुआन पसंद आया है और आपने इस वजह से दवाओं के साथ मुझे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। अब आप यहां बकवास कर रहे हैं। यहां मौजूद मेहमान मूर्ख नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि वे आप पर विश्वास करेंगे? इस समय ली जियानक्सियन को अपनी जमीन पकड़ना पड़ा। वह झेंग जियानजिंग को अपना रास्ता नहीं दे सका। कोई भी उसकी शादी बर्बाद नहीं कर सकता। झेंग जियानजिंग केवल झो फुवा लाया, जिसका मतलब था कि झो टियाम्बाओ पहले ही मर चुका था। झो टियाम्बाओ मर चुका था तो एक छोटा बच्चा संभवतः क्या कर सकता था? इस विचार के साथ ली जियानक्सियन ने थोड़ा और अधिक राहत महसूस की। अपने शब्दों को सुनने पर मो बाइचुआन के चेहरे पर क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो गया। हाँ, उन्होंने एक बार ली जियानक्सियन को गलत समझा था। इस तरह एक समय में वह ली एक्सायांगसियन को फिर से गलत नहीं होने दे सका। झेंग जियानजिंग जैसे यांग की तरह उससे शादी करने के लिए दृढ़ संकल्प था और इसलिए ली जियानक्सियन को कमजोर करने के हर साधन की कोशिश की थी। जियानजिंग, परेशानी पैदा करना बंद करो। मो बैचुआ ने झेंग जियानजिंग को देखा, उसकी आंखें चेतावनी से भरी आंखें। झेंग जियानजिंग ने कहा, भाई बैचुआ, मैं परेशानी पैदा नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह मैं नहीं था कि पिछली बार ली जियानक्सियन तैयार किया गया था, यह उसे स्थापित कर रहा था। ली जियानक्सियन बिल्कुल एक अच्छी महिला नहीं है। उसने अपने पति और उसके बच्चे को त्याग दिया। वह तुम्हारे लायक नहीं है। पिछली बार अगर यह ली जियानक्सियन के लिए जानबूझकर उसे भ्रामक नहीं था, तो वह ली जियानक्सियन के जाल में गिर नहीं होगी। इस बार वह इस मतलबी महिला को अपना रास्ता जारी रखने की अनुमति नहीं देगी। ली जियानक्सियन ने एक अन्यायपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ मो बैचुआन को देखा, जैसे कोई उसे फ्रेम करने का कारण खोजने की कोशिश कर रहा था।
शादी में इस घटना की घटना ने बड़े पैमाने पर श्रीमान और श्रीमती मो के चेहरे को शर्मिंदा कर दिया। मो रांगिंग और शियूजियो के चेहरे भी बदसूरत हो गए। झेंग जियांजिंग ने वास्तव में इस बार लाइन पार कर लिया था। क्या वह सिर्फ पति और बच्चों को त्यागने के बारे में ऐसे आरोप लगा सकती है? इस अवधि में ली जियान एक्सियन की उनकी समझ से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था। वह बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक, दयालु, समझदार, सम्मानजनक थी और एक असाधारण बहू थी। शियूजियो की अपनी बेटियां नहीं थीं और उस समय के दौरान उन्होंने एक साथ बिताया था। वह ली जियानक्सियन को अपनी बेटी के रूप में मानने आए थे और वह बिल्कुल यह नहीं मानती कि ली जियानक्सियन ऐसी चीज करेंगे। झेंग जियांजिंग अपमानित ली जियानक्सियन इस तरह यह नहीं था कि चेहरे में मो परिवार को थप्पड़ मारना पसंद था। चाची झेंग जियांजिंग हाल ही में महसूस नहीं कर रहा है। क्या वह जानती है कि वह क्या कर रही है? एक्सायू जियाओ श्रीमती झेंग के पास चला गया और अपने क्रोध को दबाने के दौरान शांति से पूछा। मैडम झेंग इतना नाराज था कि उसका चेहरा सफेद हो गया। उसने हिंसक रूप से खांसी शुरू कर दी और झेंग लिंगलिंग में बदल दिया। आप जियांजिंग को वापस बुलाओ, उसे परेशानी पैदा करने के लिए कहो। झेंग लिंगलिंग ने जवाब दिया, माँ अब के लिए गुस्सा मत करो। भाभी बस थोड़ा और रोगी हो। आपने जियांजिंग को छोटा कर देखा है क्योंकि वह छोटी थी। क्या आपको लगता है कि वह बकवास करने के लिए व्यक्ति का प्रकार है? एक्सायू जियाओ गुस्से में जोर दिया, मुझे विश्वास है कि एक्सायांगसियन उस तरह का व्यक्ति नहीं है। भाभी बिना आग के धूम्रपान नहीं है। किसी को किसी व्यक्ति को सिर्फ उनकी उपस्थिति से अधिक पर न्याय करना चाहिए। झेंग लिंगलिंग जारी रही, निर्दोष खुद को प्रकट करता है। यदि ली जियानक्सियन वास्तव में निर्दोष है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गलत तरीके से उसका आरोप नहीं लगा सकते हैं। जियूजियो ने चेतावनी दी, लिंगलिंग हमारे दो परिवार पुराने दोस्त हैं, लेकिन मुझे आज स्पष्ट रूप से बोलने दे। जब यह पता चला कि यह जियांजिंग कुछ भी नहीं है तो आपको जियान एक्सियन से माफी मांगनी चाहिए और उसका नाम साफ करना होगा। इस स्तर पर केवल तभी जब झेंग परिवार ने ली जियानक्सियन से माफी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से कदम रखा हो सकता है तो स्थिति को बचाया जा सकता है। झेंग लिंगलिंग ने कहा, भाभी बाकी आश्वासन दिया। यदि यह तब भी हो जाता है कि जियांजिंग ने किसी कारण से किसी को फ्रेम करने की कोशिश की, हम व्यक्तिगत रूप से ली जियानक्सियन से माफी मांगेंगे और उसकी क्षमा मांगेंगे। जियूजियो ने ठंडे ठंडे शादी के चरण पर एफ्यूवा ने ली जियानक्सियन की स्कर्ट पर टक किया, भीख मांगी, माँ कृपया मुझे और पिताजी मत छोड़ो। एपिसोड ने इस तरह के एक झगड़ा को उकसाया कि मेहमानों ने खुद के बीच चर्चा करना शुरू कर दिया। मो बैचुया की नजर के रूप में नाली की ओर बढ़ गया। शादी में घटनाओं की अप्रत्याशित मोड़ के बीच सबसे खुश व्यक्ति नियांग होना चाहिए, है ना? अध्याय 485 हरी टोपी 2। मुझे आश्चर्य है कि अगर नियांग और झेंग जियांजिंग ने एक साथ इस स्टंट को डिजाइन किया है। आखिरकार वे एक पंख के पक्षियों हैं। मो बैचुया ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया। थोड़ा साथी ली जियानक्सियन ने फुवा को धीरे से देखा, तुमने मुझे किसी और के लिए गलत बताया। मैं वास्तव में तुम्हारी मां नहीं हूं। उसके रोने के बीच फुवा ने जोर देकर कहा, तुम हो, तुम मेरी मां हो, तुम सच में मेरी मां हो। ली जियानक्सियन छोड़ दिया जब जो फुवा 1 वर्ष का 1 वर्ष पुराना था। एक शिशु क्या याद कर सकता है? ये शब्द निश्चित रूप से झेंग जियांजिंग कर रहे थे। 6 साल बाद अपने जैविक बेटे के साथ फिर से मिला। ली जियानक्सियन ने अपेक्षित भावनात्मक स्टरिंग्स नहीं महसूस किया, लेकिन अंतहीन अफसोस। उसने बहुत जल्दी से छोड़कर और छोटे राक्षस के जीवन को समाप्त नहीं किया। अगर वह केवल उसे मार डाली गई थी तो आज की तरह कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर से झेंग जियांजिंग ने ली जियानक्सियन को देखा, उसके चेहरे पर मजाक से भरा अभिव्यक्ति। ली जियानक्सियन, आप दिलहीन चुड़ैल। आप एक अमीर परिवार में शादी करने के लिए बहुत बेताब हैं। आप अपने बच्चे को भी स्वीकार नहीं करेंगे। झेंग जियांजिंग, ली जियानक्सियन ने गोली मार दी। उसकी आंखें जियांजिंग पर बंद हो गईं। आज मेरा शादी का दिन है, इसलिए मैं आपको सहन कर रहा हूं। लेकिन चेतावनी दीजिए, मैं एक पुशओवर की तरह व्यवहार कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं।
मुझे एक और बार धकेलें और आप मेरे क्रोध को देखेंगे। अगर उसने चुप्पी में सब कुछ असर जारी रखा, जियांजिंग एक बीमार बिल्ली के लिए उसे गलती कर सकती है। एक छोटी हंसी के साथ जियांजिंग जारी रही, ली जियानक्सियन, नाटक करना बंद करो। आपका असली नाम सूर्य डालियान है, वर्तमान में 21 साल पुराना है। 16 में आपके पास एक बेटा झो फुवा था। झो तियानबाओ आपके गांव से था। 17 वर्ष में आपने झो तियानबाओ और फुवा को त्याग दिया और अकेले बीजिंग आए। आपका नाम ली जियानक्सियन में बदल रहा था। उसने रोका, इसके अलावा जहां तक मुझे पता है आप अनाथ नहीं है। आपकी मां का नाम ली शुशु है और आपके पिता सन शिवू, जो हाल ही में हत्या के लिए कैद थे। एकमात्र कारण यह है कि आपने अपनी पहचान और नाम छुपाया है, क्योंकि आप डरते हैं कि लोग आपके पति और बच्चे को छोड़कर और पिता के लिए हत्यारे के अपने अतीत को उजागर करेंगे। रक्त की एक लहर ली जियानक्सियन के शरीर के माध्यम से दर्द से बढ़ी। वह तैयार हो गई थी, लेकिन कभी अनुमान नहीं लगा कि जियांजिंग उसके अतीत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। झेंग जियांजिंग ने यह सब कैसे किया? झेंग जियांजिंग उसे बर्बाद करने के लिए क्यों था? एक छोटी सी मुस्कान के साथ झेंग जियांजिंग ने पूछा, सन डालियान, क्या आप अभी भी दावा करते हैं कि मैं यह सब कर रहा हूं? भीड़ से विस्मय के बड़बड़ाहट थे। किसी ने भी ली जियानक्सियन को ऐसे अतीत की उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि बुजुर्गों को भी गहरा हुआ था। एक्सायू जियाओ का चेहरा ट्विच्ड। जियांजिंग के यकीन टोन द्वारा गगिंग, क्या यह सच हो सकता है? आप इसे सब बना रहे हैं। आप बस बैचुया प्यार करते हैं। आपके कार्यों का एकमात्र उद्देश्य ईर्ष्या है, क्योंकि मैं बाइचुआन से शादी कर रहा हूं। ली जियानक्सियन, आंसुओं ने उसके चेहरे को स्ट्रीम कर दिया, बचाव किया। मुझे पता है कि मैं आपके लिए एक समृद्ध परिवार से होने के लिए मेल नहीं खाता हूं, लेकिन मैं अब बाइचुआन के बच्चे को ले जा रहा हूं। एक बच्चे को पिता की जरूरत होती है। बहन जियांजिंग, मैं आपसे सहन करने के लिए भीख मांगता हूं। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चे को जी सकते हो? अपने अंतिम शब्दों के साथ ली जियानक्सियन उसके घुटनों पर गिर गया। कई मेहमानों को शादी में आमंत्रित किया गया था, लेकिन मो परिवार के कुछ करीब केवल कुछ ही जानते थे कि ली जियानक्सियन गर्भवती थी। उसके शब्दों में दो अर्थ थे। उसने खुद को पीड़ित बना दिया और हर किसी को अपनी गर्भावस्था का खुलासा किया। चूंकि वह गर्भवती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। मो परिवार को उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसके शब्दों ने तुरंत अपने पक्ष में पेंडुलम को घुमाया। लोग कमजोर के साथ सहानुभूति रखने के इच्छुक हैं। ली जियानक्सियन को घुटने टेकते हुए भीड़ सहजता से उसके साथ पक्षपात की गई। ली जियानक्सियन बहुत दयनीय है। उसे इस राज्य में झेंग जियांजिंग द्वारा मजबूर कर दिया गया है। झेंग जियांजिंग लापरवाही है। मो बाइचुआन पहले से ही शादी कर रहा है, लेकिन वह अभी भी उसे जाने नहीं दे सकती है। अचानक सार्वजनिक आलोचना का बलात्कार। झेंग जियांजिंग ने खुद को स्थिर कर दिया, फिर जवाब दिया, सूर्य डालियान, फुवा के साथ आपके रिश्ते का निर्विवाद सबूत है। वह आपका बेटा है और आप उसे त्याग नहीं सकते। इसके अलावा जेल में आपके पिता सन शिवू, मुझे विश्वास है कि वह अपनी बेटी को पहचान लेगा। ओह, और आपके पिछले आदमी झो टियानबाओ भी हैं। झो टियानबाओ? क्या झो टियानबाओ मर चुका नहीं है? झो टियानबाओ कौन है? मैं उसे नहीं जानता। ली जियानक्सियन ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, अभी भी जमीन पर घुटने टेक रहा है। अध्याय 486, हरी टोपी। 3। सूर्य डालियान, मैं तुम्हें अविश्वासु होने के लिए क्षमा कर सकता था, लेकिन अब आप अपने बेटे फुवा से भी इनकार करते हैं। क्या तुम कोई दिल नहीं बचा? एक गुस्सा आवाज अचानक भीड़ से उगती है। हर कोई आवाज के स्रोत की ओर बढ़ता है और झो टियाम्बो के कमजोर आंकड़े दिखता है। पिताजी, झो टियाम्बाओ को देखने पर फुवा अपने आंसू के माध्यम से एक मुस्कुराहट में तोड़ता है और खुशी से उसके प्रति चलता है। डैडी, मुझे मिला, लेकिन मां अब और नहीं चाहती। उनके शब्द उदासी में चले जाते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि फुवा पर्याप्त नहीं है? यही कारण है कि मां अब फुवा नहीं चाहती। झो टियानबाओ फुवा उठाती है और धीरे धीरे ली जियानक्सियन से संपर्क करती है।
भीड़ से ली यानान उत्साह से उत्साहित है। मुझे पता था कि ली जियानक्सियन कोई अच्छा नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास एक बेटा भी है और उसने अपने पति और उसके बेटे दोनों को त्याग दिया। टीएसके, वह वास्तव में लापरवाही है। नी यांग चुप रहती है। उसकी अभिव्यक्ति उदासीनता है, जैसे कि वह भीड़ से अलग है। मो क्विशन उसके बगल में खड़े और भी अधिक रचना है। यांग, क्या आप कुछ सूरजमुखी के बीज चाहते हैं? नहीं, नी यांग अपने सिर हिलाता है। ठीक है, कुछ अंगूर के बारे में कैसे? आप इतने लंबे समय तक सूरजमुखी के बीज खाने से प्यास होना चाहिए। जैसे ही वह बोलता है, मो क्विशन नी यांग के लिए अंगूर छीलने लगते हैं और यहां तक कि उसके होंठों तक एक अंगूर भी लाता है। भाई, जियाओजो नजेड मो क्विशन के कंधे। मो परिवार के साथ यह सब होने के साथ क्या आप बिल्कुल चिंतित नहीं हैं? संकट के इस बिंदु पर मो क्विशन अभी भी अंगूर को छीलने के मूड में है। अगर जियाओजो ने प्राथमिक विद्यालय के बाद मो क्विशन को नहीं जाना पड़ा, तो उन्हें आश्वस्त किया जाएगा कि मो क्विशन का परिवार का नाम नी था, न कि मो। मो क्विशन ने उदासीनता से जवाब दिया, अगर मैं चिंता करने के लिए तो क्या अच्छा होगा? इसके बजाय मैं कुछ सार्थक भी कर सकता हूं। इसके साथ वह नी यांग के लिए छीलने वाले अंगूर को वापस कर देता है। जियाओजो तो कुछ सार्थक कर रहा है, जिसका मतलब नी यांग के लिए अंगूर छीलते हैं। यह स्पष्ट है कि अगर वह कभी शादी हो जाता है तो मो क्विशन को हेनपेक किया जाएगा। उसकी आंख के कोने से वह झो टियाम्बाओ धीरे धीरे उसके पास आ रही है। ली जियानक्सियन की रीढ़ के साथ ठंडा पसीना टूट जाता है। झो टियाम्बाओ क्यों नहीं मरते? झो टियाम्बाओ अभी भी जिंदा क्यों है? झो टियाम्बाओ की दृष्टि ली जियानक्सियन के लिए असहनीय यादों को वापस लाती है। अब वह क्या कर सकती है? नहीं, वह सब कुछ हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी, वह किसी और को इसे दूर नहीं ले सकती। वह हार नहीं सकती। मैं तुम्हें नहीं जानता। ली जियानक्सियन झो टियाम्बाओ और उनके बेटे को देखता है। आप जेंग जियानजिंग द्वारा किराए पर लेने वाले अभिनेता हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बैचुया, उन्हें यहां से बाहर निकालो। ली जियानक्सियन अपने पैरों पर संघर्ष करता है और एक डूबने वाला व्यक्ति स्ट्रॉ पर क्लचिंग की तरह वह मो बाइचुआन की बाह पकड़ती है। झो टियाम्बाओ मो बाइचुआन को देखता है, तो तुम महिला हो जिसने मेरी पत्नी चुरा ली। आप और उसके एक दूसरे के लायक हैं। आपके बुरे काम वापस आ जाएंगे। झो टियाम्बाओ एक खिंचाव के साथ अंधेरा और पतला है। वह कम से कम 40 या 50 वर्ष का दिखता है। ली जियानक्सियन संभवतः उसके प्रति आकर्षित कैसे हो सकता है? मो बैचुया फ्राउन और भौंकता है, सुरक्षा कहाँ है? यहां से यह पागल हो जाओ। इस उम्र में सुरक्षा एक बढ़ती उद्योग है। आमतौर पर उन्हें दरवाजा गार्ड के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुलीन सर्कल के बीच शब्द सुरक्षा शब्द पकड़ने लग रहा है। यह सुनकर 5 या 6 सुरक्षा गार्ड तुरंत भीड़ से संपर्क करते हैं। झो टियाम्बाओ झो फुआ को नीचे रखता है और ली जियानक्सियन की बाह पकड़ता है। अगर मुझे छोड़ना है तो मैं अपनी पत्नी को मेरे साथ ले जाऊंगा। मां, झो एफा ने ली जियानक्सियन के पैर के आंसू और भाग में फट गया। मुझे मां चाहिए। वे अपहरण कर रही हैं। मो परिवार लोगों का अपहरण कर रहा है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं बचा है? विरोध और अलार्म की रोना एक भ्रमित कखोफनी में मिश्रण। ली जियानक्सियन घबरा रहा है। वह अब वास्तव में घबरा रही है। उसकी शादी की पोशाक बर्बाद हो गई है। उसका मेकअप स्मीयर, उसकी सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध घटना बर्बाद हो गई है। क्या उसे वास्तव में हारना है? आप सभी रुको। बुजुर्ग श्रीमती मो मंच पर फैली हुई है, तेजी से फर्श पर उसके गन्ना को रैपिंग। नियंत्रण से बाहर सपिल स्थिति के साथ मैडम मो के पास नियंत्रण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक महिला का भयानक आदेश जो अपने युवाओं में लड़ाइयों के माध्यम से कमरे के माध्यम से गूंजता था। जैसे ही वह बोलती है, भीड़ पर एक शांत चुप्पी गिरती है। मैडम, मैं आपको बता सकता हूं कि एक व्यक्ति जो चीजों को हल कर सकता है। कृपया आपको हमें पिता और बेटे की मदद करनी चाहिए। झो टियाम्बाओ सोप्स में तोड़ता है क्योंकि वह मैडम से संपर्क करता है। मैडम,
कृपया मुझे मेरी माँ वापस दें। फुवा ने श्रीमती मो के ड्रेस के किनारे पर आगे बढ़े और टक्स। अध्याय 487, हरी टोपी। 4। फुवा, स्कीनी और छोटे, अपने चेहरे पर आंसू लकीरें इस बिंदु पर दिखाए गए कि यह मो परिवार की बूढ़ी औरत को देखने के लिए दिल की धड़कन थी, खासकर अगर वह जो कह रहा था वह सब सच था। फिर ली जियानक्सियन बिल्कुल अमानवीय था। दादी, मैं वास्तव में इन लोगों को नहीं जानता। ली जियानक्सियन घुटने टेक गया और बूढ़ी औरत की कलाई को जब्त कर लिया। चुप रहो। पुरानी महिला ने झो तियानबाओ और उनके बेटे फुवा की तरफ अपनी नजर रखी। आप कहते हैं कि ली जियानक्सियन आपकी पत्नी है। क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या आपको शादी प्रमाण पत्र मिला? झो तियानबाओ ने शांत होना शुरू कर दिया। जब वह 16 वर्ष की थी तब सूर्य डालियान मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन मेरे पास यह है। यह कहकर उसने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाल ली और उसे बूढ़ी औरत को सौंप दिया। हालांकि तस्वीर काले और सफेद रंग में थी, लेकिन उसने इसकी स्पष्टता को प्रभावित नहीं किया। तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लोग झूठ जियानक्सियन और झो तियानबाओ थे। यह तस्वीर उस दिन फोटोग्राफी स्टूडियो में ली गई थी जब ली जियानक्सियन और झो तियानबाओ एक साथ थे। अगर ली जियानक्सियन इस दिन को जानता था तो वह इस तस्वीर को लेने के लिए कभी सहमत नहीं होगी। अब भी वह कभी समझ में नहीं आया पृथ्वी पर क्यों उसने झो तियानबाओ की तरह किसी को चुना होगा। वह पहले पुनर्जन्म क्यों नहीं हो सका? अगर वह होती तो वह पूरी तरह से झो तियानबाओ पर आंखें नहीं रखती। जिस क्षण उसने तस्वीर देखी, मो बाइचुआन का चेहरा अचानक बदल गया। सबूत के हर दूसरे टुकड़े को फेक किया जा सकता है, लेकिन फोटो नहीं हो सका। इस युग में फोटोशॉप प्रौद्योगिकी का अभी भी आविष्कार नहीं किया गया है। दर्शकों के अन्य लोगों ने अपनी गर्दन फैली, फोटोग्राफ के दृश्य को पाने और खुद के बीच फुसफुसाए। यह व्यक्ति मुझे नहीं है। दादी, यह व्यक्ति मेरे नहीं है। ली जियानक्सियन ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। उसका चेहरा पीला और मो बाइचुआन की आस्तीन में खींचा। बैचुया, मेरा विश्वास करो। बैचुया। पुरानी महिला ने उसे मजबूती बनाए रखा, जारी रखा। एक भी तस्वीर साबित कर सकती है। ली जियानक्सियन में वर्तमान में अपने पेट में मो परिवार के वैध महान पोते थे, इसलिए पुरानी महिला को पता था कि उसे ध्यान से चलना पड़ा। झो तियानबाओ ने कहा, मैं एक और रहस्य जानता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या रहस्य है? झो तियानबाओ ने ली जियानक्सियन में एक नजर डाली। सूर्य डालियान के छाती के बाईं ओर एक लाल जन्म का समय है। छाती एक निजी क्षेत्र थी। ली जियानक्सियन ने झो तियानबाओ को जानने से इनकार कर दिया, तो वह इस बारे में कैसे जानता था? मो बाइचुआन का चेहरा अंधेरा हो गया। यह महसूस करने पर अविश्वसनीय रूप से बदसूरत लग रहा था कि उन्हें ली जियानक्सियन द्वारा नकल किया गया था, जिसने उसे अपने कौमार्य दावों के साथ बेवकूफ बना दिया था जब वह नशे में था। एक महिला जिसने शादी के दौरान और एक बच्चे होने के दौरान मो परिवार में शादी करने का इरादा किया था, वह कितनी भ्रमित हो सकती है? उसने इतने सारे लोगों के सामने उसे पूरी तरह से अपमानित किया था। जैसा कि पुरानी महिला ने मो बाइचुआन के चेहरे को लगातार गंभीर रूप से बढ़ते देखा, वह निश्चित हो गई कि झो तियानबाओ झूठ नहीं बोल रही थी। झो तियानबाओ पर गया, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम रक्त परीक्षण कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा इतनी उन्नत है, हम एक डीएनए परीक्षण भी कर सकते हैं। सन डालियान वास्तव में मेरी पत्नी है, मेरे बेटे की माँ। यह हमारे गरीब परिवार के लिए बहू पाने के लिए बहुत कुछ लगा। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया उसे वापस दे दो। बूढ़ी औरत का चेहरा कब्र था। उसने कभी सपना नहीं देखा था कि ली जियानक्सियन इतनी चंचल, निर्दयी, योजनाबद्ध महिला बन जाएगी। उसने अभी भी पहली बार याद किया कि उसने ली जियानक्सियन को सामान्य विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर देखा था। उस समय ली जियानक्सियन ने कम रक्त शर्करा से लाए गए एक बेहोश जादू के दौरान उसे सहायता के लिए कैंडी का एक टुकड़ा खिलाया था। ली जियानक्सियन ने दावा किया कि वह एक अनाथ थी जिसमें बचपन से कोई माता पिता नहीं थे, जिसने बूढ़े औरत को उसके लिए कुछ दया महसूस कराया। धीरे धीरे वह समझदार अच्छी लड़की की तरह बढ़ी और यहाँ तक कि मो बाइचुआन की मदद करने के लिए भी उन्हें आधार पर जाना पड़ा, उन्हें एक साथ स्थापित किया। अब इसके बारे में सोचकर
उसे एहसास हुआ कि यह संभावना थी कि ली जियानक्सियन की गणना की जा रही थी और उसकी शुरुआत से उनकी गणना कर रही थी। ऐसे लोग वास्तव में भयानक थे। पुरानी महिला ने अपने भौं को फहराया। ली जियानक्सियन अब आंसू में मो बाइचुआन के हाथ को पकड़ लिया। सभी झूठ बोलते हैं, जो कुछ भी उसने कहा वह झूठ है। बैचुया, मैं अपने बच्चे को ले जा रहा हूं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। झेंग जियानजिंग ने ली जियानक्सियन के हाथ से लहराए मो बाइचुआन तक कदम रखा और कहा, भाई बाइचुआन, उसे आपको धोखा न दें। इस तरह की चंचल महिला जिसका बच्चा वह अपने पेट में ले जा रहा है, जो जानता है। ली जियानक्सियन को उस जमीन पर बैठ गया जहां उसने दर्द में लिखा, उसके पेट को पकड़ लिया। झेंग जियानजिंग ने अपने बैग से मो बाइचुआन को एक रंगीन फोटो निकाला। भाई बाइचुआन, इस पर एक नजर डालें। मो बाइचुया बस क्रोध और घृणा के साथ हरा महसूस किया। वह वास्तव में कामना करता था कि वह सिर्फ ली एक्सायांक्सियन को ठीक कर सकता है। अध्याय 488, हरी टोपी। 5। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास नशे में होने के बाद कोई यादें नहीं थीं। फिर भी ली टिंग ने जोर देकर कहा कि उन्होंने ली जियानक्सियन के हाथ को पकड़े रखा था। जैसा कि यह निकला, ली जियानक्सियन और ली टिंग सभी के साथ भी थे। मो बाइचुया ने अपने मुट्ठी को दबा दिया, अपने दिल में क्रोध को दबाने। वह कभी कल्पना नहीं कर सका कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे एक दिन धोखा देगा। श्रीमती मो के दृष्टिकोण से वह तस्वीर को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसका चेहरा तुरंत पीला हो गया, लेकिन उसने इतने लोगों की उपस्थिति के कारण अपने क्रोध को वापस रखा और झो तियानबाओ को बताया, उसे दूर ले जाओ। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद मैडम। झो तियानबाओ ने लगातार अपने आभार व्यक्त किया, गहराई से झुकना। दादी, दादी, आप यह नहीं कर सकते। मैं अपने गर्भ में मो परिवार का मांस और खून ले जाता हूं। ली जियानक्सियन श्रीमती मो के पैर के लिए चिपक गया, रोना। मां शियुजियो और मो रांगिंग श्रीमती मो तक चली गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली जियानक्सियन मो परिवार के बच्चे को ले जा रहा था। यहां तक कि अगर ली जियानक्सियन ने वास्तव में कुछ गलत किया है, तो उन्हें उसे पहले बच्चे को जन्म देना चाहिए। एक निर्दोष बच्चा। वे अपने बच्चे को छोड़ने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? बच्चा ली जियानक्सियन की आखिरी सौदा चिप बन गया। श्रीमती मो ने चिल्लाया और झेंग जियानजिंग से कहा, जियानजिंग, अपने चाचा और चाची को तस्वीर दिखाएं। तस्वीर को देखने पर एक्सायुजियो और मो रांगिंग के चेहरों में अविश्वास फैल गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा कि यहां तक कि अगर ली जियानक्सियन पहले शादी कर चुके थे और बच्चे थे, तो मो परिवार अब उस बच्चे को अस्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने क्या उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा मो बाइचुआन बिल्कुल नहीं था। ली जियानक्सियन सिर्फ एक अजीब महिला थी। एक्सायुजियाओ उसके गुस्से खोने ली जियानक्सियन के चेहरे को थप्पड़ मार दिया। भले ही उसके अच्छे परवरिश की परवाह किए बिना वह इस पल में उसका क्रोध नहीं हो सका। कुतिया, तुम कुतिया। ली जियानक्सियन के सिर को थप्पड़ से घिरा हुआ था। उसके मुंह के कोने से रक्त छल कर रहा था। वह जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा सूखी लकड़ी के एक टुकड़े के रूप में पीला था। क्यों? यह इस तरह क्यों होना चाहिए? डालियान, चलो घर जाओ। झो तियानबाओ खत्म हो गया और ली जियानक्सियन को उठाने की कोशिश की। दूर हो जाओ। झो तियानबाओ में ली जियानक्सियन ने देखा, मुझे मत छुओ। मो बाइचुया ने पास सुरक्षा गार्ड को देखा, उन्हें ठंडा करने के लिए ठंडे तरीके से उसे यहां से बाहर निकालो। हाँ महोदय। अंगरक्षक तुरंत आगे बढ़ गए, ली जियानक्सियन को उसकी बाहों से उठाते हुए और उसे दूर कर दिया जैसे वह एक मृत कुत्ता थी। ली जियानक्सियन एक गर्भवती महिला थी। वह संभवतः 2 पुरुषों का विरोध कैसे कर सकती है? वह सब कर सकता था, व्यर्थ में चिल्लाया था, लेकिन उसके पीछे कोई भी जवाब नहीं दिया। झेंग जियानजिंग, यह सब उस कुतिया झेंग जियानजिंग के कारण था। अगर यह उसके लिए नहीं था, तो शादी पूरी तरह से चली जाएगी। उसे कम करके आका नहीं जाना चाहिए था। उसे झेंग जियानजिंग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसे झेंग जियानजिंग को कीमत का भुगतान करना होगा। उसे चाहिए। श्रीमती मो ने मंच के नीचे मेहमानों को देखा और माफी मांगी, मुझे बहुत खेद है। हमारा मो परिवार लोगों के सच्चे रंगों को समझने में असफल रहा, जिससे आप सभी को इस तरह के एक फारस को गवाह हो।
आज के लिए हंस यहां समाप्त होता है। कृपया सामने के हॉल में जाएं। भीड़ हलचल थी क्योंकि हर कोई सामने के हॉल की ओर बढ़ गया था। ऐसी घटना के बाद वे स्वाभाविक रूप से एमओ घर पर अब और नहीं रहना चाहते थे। एक आंख की झपकी में पहले जीवंत मो परिवार घर पूरी तरह से शांत हो गया। श्रीमती और श्री मोरोंगपिंग और जियो के जोड़े अन्य पुत्रों के साथ साथ मो परिवार के अन्य बेटों के साथ सभी जीवित कमरे में पूरी तरह से बैठे थे। इस घटना ने कुछ हद तक मो परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया था। चुनचुआन कहा है, श्रीमती मो एक्सायुजियो से पूछने के लिए बदल गया। एक्सायुजियो ने चिल्लाया, चुचुआन परेशान है, उसे अपने कमरे में वापस जाना चाहिए था। श्रीमती मो ने जारी रखा, मैं इसके लिए भी दोषी ठहराता हूं। अगर मैंने पहली जगह चुआचुआन की तरफ सूर्य डालियान को जबरन धक्का नहीं दिया था तो इनमें से कोई भी नहीं हुआ होगा। अब जब यह आया था, श्रीमती मो को पछतावा के साथ तोड़ दिया गया था। यह उसकी सारी गलती थी। उसने लोगों के इरादों को गलत समझा था। जियो ने कहा, मां, आप खुद को दोष नहीं दे सकते, आप चुआचुआन के हितों पर विचार कर रहे थे। दोषी एक गहरी योजना के लिए सूर्य डालियान है। उसने मुझे भी धोखा दिया। कौन मानता है कि ली जियानक्सियन ऐसा व्यक्ति था अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा? उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। ली एक्सायांक्सियन को सुरक्षा और झो तियानबाओ द्वारा मो परिवार के हवेली के प्रवेश द्वार पर खींच लिया गया था। प्रस्थान करने वाले मेहमानों ली जियानक्सियन द्वारा गुजरने वाले प्रस्थान के अलावा अवमानना, मजाक और उनकी आंखों में अपमानजनक नहीं था। सभी प्रकार के दिखने को एक तेज तलवार की तरह बुना हुआ था। इस तरह का नुकसान किसी भी मौखिक हमले की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक था। हर किसी की टकटकी लग रहा है, ली जियानक्सियन केवल एक क्रेविस में छिपाना चाहता था। वह जमीन पर बिछा रही थी, उसके हाथ कसकर गिर गए। एक बड़ी मुट्ठी भर गंदगी को पकड़कर उसे एक बार प्राचीन नाखूनों को दाग। उसकी वर्तमान उपस्थिति ने अपने पूर्व सु के लिए कोई समानता नहीं की। वह हार नहीं सका। वह हारने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका। एक्सायांक्सियन क्या खो सकता है कि वह आज तक प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया था? वह झेंग जियानजिंग को एक भयानक अंत से मिल जाएगी। एक मजाकिया महिला आवाज ओवरहेड गूंजती है, दुल्हन जमीन पर क्यों झूठ बोल रही है? ली जियानक्सियन ने देखा और झेंग जियानजिंग के स्मग चेहरे को देखा। झेंग जियानजिंग झुक गई और फुसफुसाए, ली जियानक्सियन, या बल्कि मुझे अब आपको सूर्य डालियान कहनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगा जिसे मैं शादी करना चाहता हूं। तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो। अंत में ली जियानक्सियन को अपने पेडेस्टल से नीचे खींच लिया गया था। झेंग जियानजिंग के भीतर गहराई से प्रसन्नता क्यों नहीं हो सकती? ली जियानक्सियन ने अपनी निश्चित रूप से देखा, उसकी आंखें खुली खुली हुई, जैसे कि वह उन्हें अपनी आंखों के सॉकेट से अलग करने का इरादा रखती थी। झेंग लिंगलिंग पक्ष से जीनिंग जियानजिंग इस तरह के व्यक्ति पर समय बर्बाद क्यों नहीं किया? आप अपनी आंखों को खराब कर सकते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है मां, मैं आ रहा हूं। झेंग जियानजिंग खड़ा हुआ और झेंग लिंगलिंग में चला गया। मां बेटी दोनों ने आत्मविश्वास से प्रस्थान करने के बाद ली जियानक्सियन ने अपने पीछे हटने वाले आंकड़ों को देखा, उनकी उत्तेजनापूर्ण नजरिया जैसे कि उनके माध्यम से छेदना चाहते हैं। कुतिया, ली जियानक्सियन की बाह हिंसक रूप से खींची गई थी। ली जियानक्सियन की बाह खींचने वाला झो टियाम्बाओ के अलावा कोई नहीं था। ली एक्सायांक्सियन उसके साथ खींच लिया गया था, जबकि झो फुवा पीछा किया। ली एक्सायांक्सियन को उदासीनता के साथ देख रहे थे। वॉल्ट रोड तक पहुंचने पर झो टियाम्बाओ ने एक कमरे में ली जियानक्सियन को बंद कर दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मुझे जाने दो। झो तियानबाओ, कृपया मुझे जाने दो। ली जियानक्सियन जमीन पर घायल हो गया, झो टियाम्बाओ के साथ विनम्र। यह सुनकर झो तियानबाओ ने ली जियानक्सियन को एक दुष्परिणाम वितरित करके जवाब दिया, ड्रीम ऑन, यू ड्रीम। मैं तुम्हें इस जीवनकाल में जाने नहीं दूंगा। ली जियानक्सियन का व्हाइट वेडिंग गाउन अब काला हो गया था। इस घटना का समाचार जल्दी ही बीजिंग के सामाजिक मंडलियों में फैल गया। लेखकों एसोसिएशन को भी तेजी से सूचित किया गया था। ली जियानक्सियन साहित्यिक दुनिया में काफी प्रतिष्ठा थी।
हाल ही में प्रकाशित एक लेख ने साहित्यिक समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था, जिससे वे व्यक्तिगत रूप से इसकी सराहना करते थे। कोई भी जो इस तरह के उत्कृष्ट लेख लिख सकता है, वह इस तरह के एक अधिनियम को प्रतिबद्ध कर सकता है। अब ली जियानक्सियन कहाँ है? उसे जल्दी से लाओ। इस तरह की प्रतिभा 100 साल में एक बार सामना की गई है। हम उसे नाश नहीं कर सकते। साहित्यिक दुनिया के लोगों ने तुरंत वॉल्ट रोड पर व्याख्यान और रैग ली जियानक्सियन की खोज की। साहित्यिक आंकड़ों से मिलने पर ली जियानक्सियन की पहले सुस्त आंखें उज्ज्वल हुईं। वह लगभग भूल गई। उसके पास एक और पहचान थी, एक लेखक। साहित्यिक दुनिया में ली जियानक्सियन का बहुत सम्मान के साथ इलाज किया गया था। एक संक्षिप्त क्षण के लिए ऐसा लगता था कि ली जियानक्सियन पुराने के अपने शानदार दिनों में लौट आया। उन कुछ दिनों में ली जियानक्सियन ने एक तरफ एक चौथी शब्दों की एक और कृति का उत्पादन किया और संशोधित करने के बाद अध्यक्ष को जमा करने की योजना बनाई। अध्यक्ष के कार्यालय में श्री अध्यक्ष, एक सज्जन खुद को श्री मो बाहर बुला रहा है, साथ ही एक छोटी लड़की के साथ जो आपको देखना चाहता है। साहित्यिक दुनिया के अध्यक्ष एक बहुत ही दयालु मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। यह सुनकर उसने अपनी कलम को नीचे रखा और पूछा, वे मुझसे क्या चाहते हैं? सहायक हिचकिचाहट, फिर कहा, यह साहित्यिक चोरी के बारे में है। इस सर्कल में साहित्यिक चोरी एक प्रमुख चिंता है। अध्यक्ष ने तुरंत कहा, उन्हें तुरंत देखने के लिए उन्हें लाओ। अध्याय 48-9 निरंतर चेहरा स्लैपिंग। 1। जैसा कि यह साहित्यिक चोरी का विषय था, प्रमुख ने बड़ी गंभीरता के साथ बैठक की। आगंतुक एक पिता और बेटी जोड़ी के रूप में दिखाई दिए। यह आदमी एक अदृश्य आभा के साथ सुरुचिपूर्ण और सुंदर था, जिसने ध्यान की मांग की। हाथ से वह जिस बच्चे को हाथ मिलाया गया था। फिर भी जब भी बच्चे की आंखों के माध्यम से चमकता हुआ, वह आदमी था जो के माध्यम से परिलक्षित होता था। यह कोई और नहीं था लेकिन मोक्विशन और मोहुडी। हेलो मुख्य, पहले बधाई दी गई। वह अपने जीवन में अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी और वह यह कह सकता था कि यह आदमी सामान्य नहीं था। हेलो चीफ लियो, आदमी ने थोड़ी सी हिला दी। कृपया बैठो, मुख्य सहायक के लिए बदल गया। जाओ और श्री मो कुछ चाय डालो। ठीक है, सहायक चाय बनाने के लिए बदल गया। मोक्विशन ने तुरंत मुख्य लियो का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पेश किया, यह मेरी भतीजी मोहदी, कलम नाम तितली उड़ता है। कलम का नाम तितली उड़ता है। यह छोटी लड़की 10 से कम थी। क्या वह पहले से ही इतनी कम उम्र में लिख रही थी? मोहुडी ने विनम्रता से बधाई दी। हेलो अंकल चीफ। नमस्ते। छोटी तितली उड़ती है। उनके सर्कल के भीतर सभी को एक दूसरे को उनके पेन नामों से संदर्भित किया गया। इस पर चीफ लियो फिर से मोक्विशन हो गए। क्या मैं श्री मो से पूछ सकता हूँ, क्या आप यहाँ लिटिल बटरफ्लाई फ्लाई की रक्षा करने के लिए हैं? अपने खुद के कलम नाम को पेश करने के बावजूद मोक्विशन ने पहली बार मोहदी की शुरुआत की, संकेत दे रहे थे कि वह उसके लिए यहाँ था, न कि खुद को। इस बिंदु पर चीफ लियो उत्सुक हो रहा था, मोहदी के रूप में किसी व्यक्ति से किस प्रकार का काम आ सकता है। मोक्विशन ने सिर लियो को 2 तैयार नोटबुक सौंपकर थोड़ा सा झुकाया। आप समझेंगे कि क्या आप इन पर एक नजर डालेंगे? नोटबुक लेखन के साथ मोटी थी, एक छोटी लड़की के विकास को ट्रैक करने, सुंदर उत्साही हस्तलेखन के लिए परिपक्व निर्दोष स्क्रिबल्स। चीफ लियो महान एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं। उसका चेहरा अधिक कठोर बढ़ रहा है। क्या चीफ लियो को लगता है कि उसने पहले कहीं से देखा है? मोक्विशन सही समय पर इंटेलिजेंट। ये सभी तितली उड़ने से लिखे गए थे। चीफ लियो दोनों चौंकाने वाले और अविश्वसनीय थे। हाँ, मोक्विशन ने सिर हिलाया। चीफ लियो ने जारी रखा, लेकिन यह हमारे एसोसिएशन के लेखकों में से एक ली जियानक्सियन के काम है। यह इंटरनेट से पहले था और संचार विकसित नहीं था। समाचार पत्रों और भौतिक प्रकाशनों पर निर्भर साहित्यिक कार्यों का वितरण एक छोटे प्रतिशत के बावजूद चोरी के उदाहरण थे। यह विश्वसनीय होगा अगर मोहुडी पर ली जियानक्सियन को चोरी करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इसके विपरीत वास्तव में फाथम करना मुश्किल था। आखिरकार मोहुडी केवल एक प्रिय लड़की थी। आमतौर पर उसकी उम्र का एक बच्चा मुश्किल से पढ़ सकता है। अकेले इस तरह के कैलिबर के कामों का उत्पादन करते हैं। एक स्थिर अभिव्यक्ति के साथ मोक्विशन ने कहा,
यह ली जियानक्सियन था जिसने जियाओडी के कामों को चुरा लिया। मुख्य लियू का चेहरा अंधेरा हो गया। यह असंभव है। उन्होंने ली जियानक्सियन की प्रतिभा की हमेशा प्रशंसा की थी। वह एक प्रशंसक था। वह बस स्वीकार नहीं कर सका कि वह चोरी होगी। मुख्य लियू के विचारों को देखकर मो क्वेश्चन जारी रहे। मुख्य लियू, आपको जियाओडी की उम्र के कारण अपनी प्रतिभा को खारिज नहीं करना चाहिए। ये काम जियाओडी के कड़ी मेहनत के सभी उत्पाद हैं। मैंने सुना है कि चीफ लियू एक व्यक्ति है जो प्रतिभा को महत्व देता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे संभालने में उद्देश्यपूर्ण हो सकते हैं। चीफ लियू ने अपनी नाक पर चश्मे को समायोजित किया। मैं अपने एक तरफा खाते के आधार पर ली जियानक्सियन को एक चोरी के रूप में लेबल नहीं कर सकता। हमें इस मामले की जांच करने की आवश्यकता है। साहित्यिक चोरी गंभीर है। इसे हल्के ढंग से तय नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एमओ हुडी के काम अभी भी प्रकाशित नहीं हुए थे, जबकि ली जियानक्सियन का काम पहले से ही कई महीनों तक परिसंचरण में रहा था। यदि आप किसी को चोरी के रूप में इंगित करना चाहते थे, तो ऐसा लगता है कि मो हुडी वह था जो साहित्यिक था। यह सुझाव देना कि ली जियानक्सियन चोरी का दावा एक दावा था जिसने पानी नहीं रखा। मो क्वेश्चन फेंक दिया। मैं चीफ लियू की चिंता को समझता हूं। कारण जियाओडी के काम प्रकाशित नहीं हुए हैं एक स्वास्थ्य मुद्दे के कारण है। वह थोड़ी देर के लिए बेडर रखी गई है। यह इस अवधि के दौरान है कि ली जियानक्सियन ने जियाओडी के मूल काम को चोरी कर दिया और हमें प्रकाशन के लिए हराया। मो क्वेश्चन ने तुरंत मो हडी की स्थिति प्रमुख लियू को सारांशित किया। श्री मो, सब कुछ सबूत की आवश्यकता है। आप ली जियानक्सियन चोरी का दावा करते हैं और वह आपको मानहानि के लिए मुकदमा कर सकती है। साहित्यिक चोरी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मानहानि एक तथ्य है। ये वे कार्य हैं जो 1 साल पहले शियोडी ने बनाई थी। अब वे यीपिन साहित्य प्रकाशन घर द्वारा प्रकाशन के लिए समीक्षाधीन हैं। मो क्वेश्चन ने एक दस्तावेज सौंप दिया। मुख्य लियू चौंक गए क्योंकि उन्होंने हाथ के दस्तावेजों को देखा। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि यह काम उसके शुरुआती किशोरों में एक बच्चे के हाथों से आया था। क्या तुमने वास्तव में यह लिखा? मुख्य लियू मो हडी के साथ आंखों के स्तर तक पहुंच गया। अध्याय 490 निरंतर चेहरा स्लैपिंग 2। मो हुडी ने सिर हिलाया। चेयर लियू ने जारी रखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस टुकड़े को लिखने में आपका प्रारंभिक इरादा क्या था? मो हुडी ने जवाब दिया, जब मैं इस लेख को लिख रहा था तो मैं गंभीर रूप से बीमार था, प्रतिदिन पीड़ित हो रहा था। दिन के दौरान सबसे आराम से समय शायद जब मैं लिख रहा था। वास्तविकता बहुत क्रूर थी, इसलिए मैंने अपने शब्दों को सभी खूबसूरत चीजों से भर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस दुनिया में कोई बीमारी नहीं है और हर कोई खुश है। मो हडी के शब्दों में जीवन की ओर नकारात्मकता का कोई निशान नहीं था। अगर किसी ने अपनी दुर्दशा को पहले नहीं देखा तो यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि इस तरह के अनुनाद गद्य वास्तव में बीमारी से बनी हुई छोटी लड़की से आए थे। चेयर लियू को अचंभित किया गया था। इस समय दरवाजे पर एक दस्तक थी। कुर्सी लियू खड़ा हुआ, अपने चश्मे को समायोजित किया और कहा, अंदर आओ। कुर्सी के बाहर के व्यक्ति के बाहर आने वाले व्यक्ति के पास आया और कुर्सी लियू तक चला गया। कुर्सी, यह एक पांडुलिपि है कि कॉमरेड ली जियानक्सियन पूरी रात पूरा हो गया। चूंकि कुर्सी लियू ने ली जियानक्सियन पर बहुत जोर दिया, जैसे ही वे पूरा हो गए थे उनके सभी नए काम उनके पास पहुंच आए। कुर्सी लियू दस्तावेज लेने के लिए बाहर पहुंची। कुछ पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप करने के बाद उसका चेहरा अचानक भद्दा हो गया। चूंकि ली जियानक्सियन ने अभी पूरा किया था, वही बिल्कुल वही था जो मो हुडी ने 1 साल पहले लिखा था। फिर भी ली के टुकड़े में कई वाक्यों में हुडी के मूल की सुंदरता की कमी थी और एक मजबूर पाई एक साथ महसूस किया। अगर कुर्सी लियू ने मो हडी की मूल पांडुलिपि नहीं देखी थी तो वह निश्चित रूप से ली जियानक्सियन के प्रतिभा द्वारा एक बार फिर से जागृत होगा। लेकिन अब कुर्सी लियू शर्मिंदा और गुस्सा महसूस किया। अप्रत्याशित रूप से लेखक ने व्यक्तिगत रूप से प्रचारित किया, एक साहित्यवादी साबित हुआ। चेयर लियू ने दस्तावेज को डेस्क पर रखा और कहा, आप पहले बाहर जाते हैं। सहायक चकित था। चेयर लियू की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। क्या वह ली जियानक्सियन की प्रशंसा करने का इरादा नहीं था? प्रकाशन शुल्क और पुरस्कार राशि के बारे में क्या? यदि यह अतीत में था
तो कुर्सी लियू निश्चित रूप से प्रशंसा के साथ ली जियानक्सियन को लचीला कर देगी। आप पहले बाहर जाते हैं, कुर्सी लियू दोहराया। ओह ठीक है, सहायक ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और कमरे को छोड़ने के लिए बदल दिया। सहायक के बाद कुर्सी लियू ने मो क्विशन को देखा और माफी मांगी। श्रीमान मो, बाकी आश्वासन दिया, मैं निश्चित रूप से हुडी के लिए न्याय की तलाश करूंगा। कुर्सी लियू के किड के रूप में कॉमरेड के रूप में संबोधित करने से चेयर लियू ने मो हदी की अपनी स्वीकृति का सुझाव दिया। ठीक है, मो क्विशन ने सिर हिलाया, मुझे कुर्सी लियू के मामलों के संचालन में भरोसा है। कुर्सी लियू आगे बढ़ी। इसके अलावा क्या ये मूल पांडुलिपियां मेरे साथ कुछ दिनों के लिए रह सकती हैं? बेशक, मो क्विशन जारी रहे, तब मैं कुर्सी लियू को परेशान नहीं करूंगा। जियाओडी, कुर्सी लियू को अलविदा कहे। अलविदा कुर्सी लियू। मो क्विशन और मो हुडी छोड़ने के बाद कुर्सी लियू ने ली जियानक्सियन के काम के साथ एमो हुडी के अन्य कार्यों की तुलना की। इससे पहले कि वह केवल संक्षेप में इसके माध्यम से स्किम किया गया और किसी भी अंतर को नोटिस नहीं किया। लेकिन अब तुलना करने के बाद गुणवत्ता तुरंत अलग हो गई। ली जियानक्सियन के काम ने केवल किसी न किसी विचार की प्रतिलिपि बनाई, लेकिन सार को पकड़ नहीं लिया, जबकि मो हुडी का काम प्रामाणिक और मूल था। चेयर लियू बहुत गुस्से में था। अपने सभी जीवन ने प्रतिभा की सराहना की और ली जियानक्सियन के लिए बड़ी उम्मीदों का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ली जियानक्सियन चोरी करेगा। ली जियानक्सियन कुर्सी लियू की प्रशंसा के लिए अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। सहायक रिटर्न को खाली हाथ देखकर कुर्सी लियू के पीछे पीछे नहीं, उसने उत्सुकता से पूछा, वूली, तुम अकेले वापस क्यों आए? कुर्सी लियू कहा। वूली भी परेशान था। जब मैं वहां गया तो कुर्सी लियू के कार्यालय में कोई था। ली जियानक्सियन जारी रहा, तो कुर्सी लियू मेरे काम को देखते थे। हाँ, वूली ने सिर हिलाया। फिर कुर्सी लियू कुछ भी कहती थी? ली जियानक्सियन ने पूछा। नहीं, वूली ने सच्चाई से जवाब दिया। अजीब बात है। ली जियानक्सियन ने थोड़ा सा अपने भौंक को फहराया। कुर्सी लियू की अपनी काम की सराहना की, उसे चुप नहीं होना चाहिए था। क्या यह हो सकता है कि कुर्सी लियू उसकी प्रतिभा से डर गई थी? शायद वह व्यक्तिगत रूप से उसे थोड़ी देर में बधाई देने के लिए आएगा। हाँ, यह होना चाहिए। आखिरकार उनके लेखन ग्राउंड ब्रेकिंग मास्टरपीस हैं जो साहित्यिक सर्कल को झटके देते हैं। शायद पूरे सर्कल में कुछ ऐसे हैं जो उसके साथ तुलना कर सकते हैं। वूली गया, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा। ठीक है, ली जियानक्सियन ने सिर हिलाया। वूली के बाद ली जियानक्सियन कुर्सी लियू के आगमन की प्रतीक्षा में कमरे में रहा। जैसा कि शाम गिर गया, अंत में दरवाजे पर एक दस्तक थी। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।